आह, अरे छोड़िए ना, कोई देख लेगा। आज सुबह सुबह ही मूड बन गया आपका। बड़े खुश लग रहे हैं आप। कहीं आपका प्रमोशन तो नहीं हो गया? ऐसा कहते हुए मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मेरे देवर अजय ने मुझे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ रखा था और मुझे ज़बरदस्ती चूमने की कोशिश कर रहा था। मैं उसकी कैद से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर वह बोलने लगा कि भाभी, मैं तो आपको शुरू से ही हासिल करना चाह रहा था और आज आप इतनी खूबसूरत और सेक्सी लग रही हैं कि आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वो मुझे घसीटने लगा। मैं उससे भीख मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो, पर उस निर्लज ने मुझे आखिरकार कहीं का नहीं छोड़ा। मेरा नाम कविता है। मैं 11वीं में पढ़ती थी। मैं बहुत ही छोटे परिवार से थी। मेरे पिता रिक्शा चलाते थे और माँ लोगों के यहाँ खाना बनाती थी। मेरा खान पान, रहन सहन हालांकि कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, पर मैं पढ़ने में एक मेधावी छात्रा थी, तो स्कूल की स्कॉलरशिप की ही वजह से मेरी पढ़ाई चल रही थी। मेरे पापा नशे के आदी हो गए थे, जिस वजह से उन्हें कई बीमारियों ने जकड़ लिया था और अंततः उनका देहांत हो गया। घर पर जितने भी पैसे थे सब उनके इलाज और अंतिम संस्कार में खर्च हो गए। मेरी माँ के ऊपर जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा बोझ आ गया था। खैर, किसी तरह उन्होंने मेरी पढ़ाई जारी रखी। अब जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी, मेरे पीछे लड़कों की लाइन भी बढ़ती ही जा रही थी। स्कूल में भी कई लड़के मुझे आए दिन प्रपोज करते थे, क्योंकि भले मैं एक गरीब परिवार की थी, पर यौवन के शुरुआती पड़ाव पर थी, जिस वजह से मेरे चेहरे में चमक और शरीर में कसावट की वजह से मैं आकर्षक लगती थी। और यही वजह थी कि एक लड़का अधिकतर मेरे घर के बाहर चक्कर लगाया करता था। जब भी मैं सामान लेने या किसी काम से बाहर निकलूं तो वो मेरे पीछे ही पड़ जाता था। मेरी एक पड़ोसन ने मेरी माँ से यह बात बता दी, जिससे मेरी माँ बहुत डर गई कि कहीं जवानी के जोश में मेरे कदम न बहक जाए। मेरी माँ तो मेरा नाम ही कटाने जा रही थी, पर मेरे टीचरों ने उन्हें समझाया कि कविता बहुत मेधावी है और इन छोटी मोटी वजहों से उसकी पढ़ाई मत छुड़वाइए। टीचरों के इतना कहने पर मेरी माँ भी मान गई और उन्होंने मुझे पढ़ाई जारी रखने दी। और जैसे ही मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया तो माँ मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान हो गई। माँ की एक सहेली हैं उर्मिला चाची, उन्होंने माँ को एक रिश्ता बताया। लड़का था तो सरकारी नौकर, पर वह मुझसे लगभग 20 साल बड़ा था और साथ ही विदुर भी था। लड़के की पहली पत्नी एक जानलेवा बीमारी कैंसर की वजह से इस दुनिया को अलविदा करके जा चुकी थी। माँ को लगा कि हम लोग इतने छोटे लोग हैं, मेरी बेटी को इससे अच्छा रिश्ता कभी नहीं मिलेगा, और माँ को मेरी चिंता भी खाई जा रही थी। तो उन्होंने बिना मेरी मर्जी जाने ही मुझे रमन जी के साथ शादी के बंधन में बांध दिया। मेरी और रमन जी की शादी बड़े ही साधारण तरीके से हुई, क्योंकि ये रमन जी की दूसरी शादी थी और रमन जी के चक्कर में मेरे भी सभी अरमानों पर पानी फिर गया। रमन जी के यहाँ वो और उनका छोटा भाई अजय रहता था, जो कि अभी ग्रेजुएशन में था। लाल रंग के लहंगे में मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शादी में भी सब यही कह रहे थे कि दुल्हन बड़ी प्यारी और खूबसूरत है, पर दूल्हा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इन्हीं सब उलझनों से मेरा दिमाग खराब हो रहा था। हमारी शादी की पहली रात को मैंने रमन जी से कोई बात ही नहीं की। हालांकि रमन जी एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी परेशान न करते हुए चुपचाप कमरे में आकर तकिया उठा के गेस्ट रूम में लगे सोफे पर सोने चले गए। रमन जी हर रोज़ मुझसे बात करने की कोशिश करते, पर मैं 40 साल के बुढ़े से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, और ये बात शायद रमन जी भी समझ गए थे। तभी वो मुझसे हर रात यही कहते थे कि कविता जी, जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी तब तक मैं आपके बिल्कुल भी करीब नहीं आऊँगा। इतना कहकर रमन जी रोज़ कमरे में से तकिया लेकर सोफे पर सोने चले जाते थे और मैं अपने कमरे में अकेले ही सोती थी। धीरे धीरे हमारी शादी को कैसे 1 साल बीत गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला, और रमन जी ने अपने वादे के मुताबिक इन 12 महीनों में एक भी बार मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की। अब मैं भी उनके साथ रहते रहते ये अच्छे से समझ गई थी कि रमन जी भले ही मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हों, पर हैं वो दिल के बहुत साफ और अच्छे, क्योंकि अगर वो अच्छे ना होते तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। आखिर मैं उनकी पत्नी थी, पर उन्होंने मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। खैर, हमारी शादी को 1 साल पूरे हो गए थे और हमारी शादी की आज सालगिरह थी। तो मैंने सोचा कि रमन जी जैसे इतने अच्छे इंसान के साथ मैं बहुत गलत कर रही हूँ। उनसे मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, उन्हें बहुत दुख होता होगा। यही सब सोचकर मैंने सोच लिया था कि आज मैं खुद को रमन जी को पूरी तरीके से सौंप दूंगी और उन्हें सरप्राइज़ कर दूंगी। मैंने सोचा
कि वो भी खुश हो जाएंगे। मैंने रमन जी को याद दिलाया कि आज हमारी शादी की सालगिरह है और आज आपके लिए एक बहुत ही खास सरप्राइज है जिसे पाकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे इतना खुश देखकर ही रमन जी खुश हो गए, क्योंकि इन 12 महीनों में कभी भी मैंने उनसे हंसकर बात नहीं की थी। रमन जी मुझे खुश देखकर इतना गदगद हो गए कि उन्होंने कहा कि रुकिए, मैं आपके लिए एक प्यारा सा केक लाता हूँ। इतना कहकर वो झट से मार्केट चले गए। मैंने भी जल्दी जल्दी रमन जी के पसंद का खाना बना लिया, शाही पनीर, दही बड़ा, दाल मखनी, खीर आदि। रमन जी बिजली विभाग में थे तो उन्होंने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली। सारी तैयारी करने के बाद मैं तैयार होने चली गई। मैंने आज फिर से वही शादी का लाल जोड़ा निकाला और पहन लिया। हाथों में मैंने लाल रंग की चूड़ियाँ पहनी और आंखों में काजल, होंठों पर लिपस्टिक और मांग में अपने पति के लिए पीला सिंदूर लगाया। मैंने ड्रेसिंग टेबल पर खुद को देखा तो खुद ही शर्मा गई, क्योंकि मेरी उम्र कोई ज़्यादा तो थी नहीं, तो मेरे ऊपर शादी का जोड़ा बहुत खिल रहा था। खैर, रमन जी के लिए अच्छे से तैयार होने के बाद मैंने सोचा कि उन्हें आने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो क्यों ना मैं जल्दी से उनके लिए सैंडविच बना दूँ। मैं फिर से किचन में सैंडविच बनाने चली गई और मैं सैंडविच बनाते समय यही सब सोच रही थी कि मैंने रमन जी के साथ कितना गलत किया है। आज मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी और ख़ुद को उन्हें पूरी तरीके से सौंप कर अपने नए जीवन की शुरुआत करूंगी। मैं अभी यही सब सोच ही रही थी कि पीछे से मुझे किसी ने अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, भाभी आज तो बहुत खूबसूरत और सेक्सी लग रही हो। देखो, भैया को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और आज रात को मैं आपको जन्नत का मजा दूंगा। मैंने खुद को अजय की बाहों से झटके से छुड़ाया और कहा कि अजय, ये तुम क्या बक रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अजय ने मुझे अपने फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाई और बोला कि तुम भाभी कम मेरी गर्लफ्रेंड ज़्यादा लगती हो। अब ज़्यादा नखरे मत करो और मुझे भी जन्नत का मज़ा दो, नहीं तो मैं ये फ़ोटो भैया को दिखा दूंगा और तुम्हारी सारी करतूत भी उन्हें बता दूंगा। फिर वो तुम्हें तुरंत ही छोड़ देंगे। फिर समाज में तुम्हें कहीं भी मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी और तो और तुम्हारे मायके वाले भी तुम्हें नहीं अपनाएंगे। अजय की इतनी शातिर बातों को सुनकर मेरे पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही खिसक गई। मैं उसके फ़ोन में अपनी फ़ोटो देखते ही डर गई। मुझे लगा कि अभी यहीं ज़मीन फट जाए तो उसी में धंस जाऊं। मैंने डरे हुए अंदाज में उससे पूछा कि तुम्हें ये फ़ोटो कहाँ से मिली? तो अजय ने इठलाते हुए कहा कि ये सब एक इत्तेफाक है। आप इंटर में जिस लड़के से प्यार करती थी वो आज ग्रेजुएशन में मेरा दोस्त है। उसी के फ़ोन में मैं एक दिन कुछ काम कर रहा था तो उसी में मुझे आपकी फ़ोटो दिखी। मैंने उससे बड़े आश्चर्य से पूछा कि तुम इन्हें जानते हो क्या? तो उसने झटके से मुझसे फ़ोन छीनकर आपकी फ़ोटो को चूमते हुए कहा कि यही तो है वो जिसके ख्यालों में मैं हमेशा खोया रहता हूँ। ये मेरी गर्लफ्रेंड थी किसी ज़माने में, फिर इसकी माँ ने इसकी शादी कहीं और कर दी। यही नहीं, उसके पास आपकी बहुत सी फ़ोटो भी हैं और वो आज भी आपका ही नाम लेता है। अजय ने फिर से मुझे ब्लैकमेल करते हुए कहा कि अब सारी फ़ोटो मेरे पास भी आ गई है, इसलिए मैं जो कहता हूँ वो चुपचाप करती रहे। इतना सब कुछ देख सुनकर मैं बुरी तरीके से घबरा गई। मैंने अजय से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ, अपने जेवर दे देती हूँ और ये फ़ोटोज़ तुम डिलीट कर दो। पर वो कहने लगा कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस एक रात के लिए तुम मेरी हो जाओ और जब मैं चाहूँ तुम मेरी बनो। अब जल्दी से सोच कर मुझे बताओ। अभी हम दोनों बातें ही कर रहे थे कि रमन जी आ गए। पूछने लगे कि क्या बातें हो रही हैं देवर भाभी में भाई? चलो सब लोग केक काटते हैं, आओ अजय तुम भी आओ। केक काटने के बाद मैंने सबको केक बांटा और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मुस्कुराते हुए रमन जी भी आ गए और मुझसे पूछने लगे कि आज तुम मुझे क्या सरप्राइज़ देने वाली थी, कहाँ है मेरा सरप्राइज? वह इतना कह ही रहे थे कि जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे रोता हुआ पाया तो वो एकदम से चौंक गए। पूछने लगे कि क्या हुआ कविता, तुम रो क्यों रही हो? तो मैंने रमन जी को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बता दिया और साथ ही साथ अजय की गंदी नीयत और करतूत भी बता दी। मैं रोए जा रही थी। मेरी सारी बातें सुनकर रमन जी एकदम जड़ से हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अजय ऐसी हरकत भी कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कविता, मुझे अभी तक यही लगता था कि मैं तुमसे 20 साल बड़ा हूँ, इसलिए तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, पर मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। तुम तो किसी और से ही प्यार करती हो। तो मैंने भी कह दिया कि हाँ, मैं पहले आपसे प्यार नहीं करती थी, पर आपकी अच्छाई को देखकर मेरा दिल भी पिघल गया और अब मुझे भी आपसे सच्चा प्यार हो गया है और अब मैं पूरी तरीके से अपने अतीत को भूल चुकी हूँ। इतना सुनते ही रमन जी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया
और मेरे आंसू पोंछते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि अब आप अपने अतीत से निकल आई हैं और आपने अजय का साथ ना देते हुए मुझे अपना समझा और सारी बातें निडर होकर बता दी। पति पत्नी में ऐसा ही सामंजस्य होना चाहिए। उस रात मैं और रमन जी हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। और फिर सुबह रमन जी ने अजय को बहुत डांटा, उससे उसका फ़ोन लेकर उसे दूसरा फ़ोन दे दिया और उसे वापस गांव भेज दिया। अब अजय वहीं रहता है। रमन जी ने अजय के पुराने वाले फ़ोन को बिना खोले बिना देखे ही एक कुएं में फेंक दिया। अब मैं और रमन जी बड़ी खुशी से रहते हैं और अब हमारी एक फूल सी बेटी भी है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को बिना सोचे ही लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस और सभी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।